Dear student, welcome to you in our classes. छात्रों, आज क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का हिस्ट्री का, जैसा कि पहले चैप्टर में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें देखा गया कि फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सन 1789 से प्रारंभ माना जाता है। यह क्रांति कुलीन वर्गों के द्वारा शुरू की गई, क्योंकि सम्राट, फ्रांस का सम्राट आय को बढ़ाने के लिए, अपनी खराब स्थिति से निपटने के लिए कुलीन वर्गों के कुछ विशेष अधिकारों को खत्म करने के प्रयास में था, खत्म करना चाहता था। अतः कुलीन वर्गों ने उसका विरोध किया और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। उसमें ये संसद पार्लियामा पेरिस का उच्च न्यायालय ने इसका विरोध किया, जो कुलीन वर्गों का संसद था। लुई 16वां जो सम्राट था फ्रांस का, उसकी कंडीशन थी कि सम्राट अपने मर्जी से किसी भी कर को बढ़ा नहीं सकता था। उसको एक जनरल स्टेट्स जनरल की बैठक में ही, स्टेट जनरल सभा में ही वह टैक्स को बढ़ाने के लिए सहमति प्राप्त कर सकता था। इसलिए लुई 16वां उस उद्देश्य से 5 मई 1789 ईस्वी को जनरल स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें वह अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए नए कर को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। स्टेट्स जनरल में, इस असेंबली में, इस बैठक में प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। 300 प्रतिनिधि शामिल होते थे और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि शामिल होते थे। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी नियम जनरल स्टेट्स बैठक में ही स्वीकृति प्रदान की जाती थी, जिसमें मताधिकार के माध्यम से, मत के माध्यम से उस प्रस्ताव को पारित किया जाता था। पहले मताधिकार की जो प्रक्रिया थी, मतदान की जो प्रक्रिया थी, अभी तक प्रथम, सेकंड और तृतीय स्टेट्स एक मत देने का अधिकारी होता था, एक मत देने का अधिकार था। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रक्रिया में तृतीय स्टेट, आगे विस्तृत जानेंगे, तृतीय स्टेट्स के शोषण को ध्यान में रखते हुए जो भी रूल बनाए जाते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के फेवर में और तृतीय स्टेट्स उसका भरपूर शोषण, तृतीय स्टेट का पूरा शोषण किया जाता था। तो चूंकि इसमें द्वितीय स्टेट कुलीन वर्गों की जो सभा थी, उसके ऊपर अतिरिक्त कर का जो बोझ था, लुई 16वां द्वारा डालने का प्रयास किया गया। तो इसमें मताधिकार में परिवर्तन की बात की गई। द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी
कि मताधिकार, मत देने का अधिकार बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है मतदान करेगा। उसके विचारों को, उनके विचारों को लुई 16वां सम्राट ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इनमें 3 लोगों को प्रवेश करने से वर्जित थी, जिसमें किसान, कामगार और औरतों। इन तीनों वर्गों को ऐसे जनरल की सभा में अनुमति, बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, उनको अधिकार नहीं था। मताधिकार का प्रयोग करने की मांग करते हुए तीसरा वर्ग जब अपनी मांग रखा तो सम्राट ने उसको खारिज कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। इसलिए जो तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि थे वो लोग जनरल स्टेट्स की जो बैठक थी, सभा थी, उससे बाहर चले गए। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। आगे उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे हमको देखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति किन किन कारणों से, उनका बैकग्राउंड कैसे बना, उसका आधार क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इस पे संक्षेप में चर्चा। फ्रांसीसी क्रांति के होने के कारण में सबसे पहले सामाजिक कारण, क्रांति लिख दिया गया, क्रांति नहीं रहेगा, कारण। पहला कारण सामाजिक कारण, इसके अलावा धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, वैचारिक क्रांति, ये सब कारणों के कारण, आर्थिक कारण, इन सब कारणों के कारण जो है फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई। सबसे पहले हम सामाजिक कारण के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है साधारण वर्ग। साधारण वर्ग में आम जनता, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, व्यवसायी, डॉक्टर, वकील साधारण वर्ग में आते थे, जिनका शासन स्तर पर, शासन के स्तर में अधिकार नाम मात्र के थे या बिल्कुल नहीं। इसलिए साधारण वर्ग जो था, राजा के शासन व्यवस्था के खिलाफ था, सम्राट के शासन व्यवस्था के खिलाफ था, उसके अंदर असंतोष की भावना थी। दूसरा जो बिंदु है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारी, विदेशी व्यापारी शामिल थे, और साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग है जो शासन स्तर को सीधे तरह से प्रभावित नहीं कर सकता था। और ये मध्यम वर्ग कुछ कुलीन वर्गों के विशेषाधिकारों का विरोध करता था, उसको उसके विशेषाधिकार से संतुष्टि नहीं थी। इसलिए मध्यम वर्ग के द्वारा भी फ्रांसीसी क्रांति में एक विशेष योगदान देखने को मिलता है। तीसरे बिंदु में इसमें किसान एवं कामगारों की दयनीय स्थिति, जिसमें छोटे किसान, श्रमिक, नौकर आते थे। खासतौर से इनकी जो स्थिति थी, समाज में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। इनका शोषण द्वितीय वर्ग अर्थात द्वितीय स्टेट्स के जो सामंतवादी विचारधारा, जो सामंतवादी अधिकार के माध्यम से किसान एवं कामगारों की अत्यधिक शोषण करने का काम किया जाता था। इस कारण से किसान और कामगारों के अंदर जो है राष्ट्र के प्रति, सम्राट के प्रति विशेष लगाव नहीं था, उनके अंदर असंतोष की भावना थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
दूसरे टॉपिक में देखेंगे हेडिंग में धार्मिक कारण। धार्मिक कारण जिसमें पहला कारण है, पहला बिंदु धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांस में मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की कमी थी। मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म, यहूदी धर्म। कैथोलिक धर्म चर्च या कैथोलिक धर्म को मानने वाले उनकी संख्या बहुत अधिक थी और यहूदी और प्रोटेस्टेंट धर्म की संख्या अधिक होने के बावजूद उनका कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। उनकी स्वतंत्रता, उनमें स्वतंत्रता का अभाव था। इस प्रकार से कैथोलिक चर्च के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो उसके हिसाब से यहूदी और प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान होते थे, उनको सताया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की कमी भी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता पादरियों में भ्रष्टाचार। दूसरा बिंदु देखेंगे पादरियों में भ्रष्टाचार। पादरी वर्ग जो था चर्च से रिलेटेड था, चर्च के जो कार्य कर्मचारी थे उनका जो समूह था उनको हम पादरी वर्ग कहते हैं। पादरियों में भ्रष्टाचार था। पादरी अनेक प्रकार के करों के माध्यम से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि टाइट जो है किसानों द्वारा, चर्च द्वारा किसानों से कर लिया जाता था। तो कर प्राप्त करने के लिए पादरी वर्ग जो है बहुत ही दमन नीति का अनुसरण करता था। इनका जो जीवन स्तर है, जीवन शैली थी, वो बहुत ही वैभवपूर्ण विलासपूर्ण तरीके से इनकी जीवन स्तर, क्योंकि जो भी टैक्स इनको प्राप्त होता था, जो भी कर इनको प्राप्त होता था, काफ़ी संख्या में उनका प्रयोग वो अपने रहन सहन और वैभवपूर्ण और विलासपूर्ण जीवन में लगाते थे। और इनको एक सम्राट के माध्यम से इनको समाज में एक ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ था जो वह किसी सम्राट को भी प्रभावित कर सकते थे, और इसके बल पे उनमें भ्रष्टाचार की भावना बहुत विकृत हो रही थी, बहुत बड़ी हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तीसरा, जो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला बिंदु है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था 18वीं शताब्दी का जो फ्रांसीसी समाज था, जो फ्रांस था, अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था, 40 राज्यों में विभक्त था और अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग शासन पद्धति का अनुसरण किया जाता था। अतः पूरा फ्रांस की अगर संपूर्णता की बात करें तो आपस में एकता का अभाव था, क्योंकि 40 पार्ट में, 40 क्षेत्रों में अपना अलग नियम, अपना अलग शासन व्यवस्था होता था। इसलिए पूरा देश जो है, फ्रांस जो है, एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बंधना उनका मुश्किल होता था। इसके अलावा अगर न्याय प्रणाली की बात करें तो 360 संख्या है, 360 संहिता, कानून संहिता की बात की जाती है। उस समय एक ही देश में अगर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था रहे और लगभग 360 कानूनी संहिता रहे, तो वह जाहिर सी बात है कि वह दोषपूर्ण शासन व्यवस्था होगी और किसी भी देश के लिए एक संगठित स्वरूप नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शासकों की तानाशाही। क्योंकि शासक फ्रांसीसी शासक, उनकी एक धारणा थी कि राजा जो है भगवान का रूप होता है, दैवी अधिकारों के सिद्धांत का वहाँ पे अनुसरण किया जाता था। शासक सम्राट जो है अपने आप को भगवान का रूप मानता था, अपने आप को देवता मानता था
तो जाहिर सी बात है उसका जो है ध्यान आम लोगों के प्रति या आम नागरिकों के प्रति कुछ विशेष नहीं होता था। उनके हित के बारे में राजा बिल्कुल लापरवाह होता था। उसे सिर्फ अपने शान शौकत और अपनी महत्वाकांक्षा के ही अपने फिजूल खर्ची, अगले क्रम में उनका भी डिस्कस होगा। इस प्रकार से शासन की जो तानाशाही रवैया था, किसी भी तरह से वह आम नागरिकों के हित की बात नहीं करता था। अतः आम नागरिक जो थे वह शासकों से खुश नहीं थे। शासकों के प्रति असंतोष की भावना उनके अंदर काफ़ी लंबे समय से उनके अंदर सहेजती गई और जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण का एक मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है। राजाओं द्वारा फिजूल खर्ची, जैसा कि बताया गया कि राजाओं का जो भी वैभव था, जो भी राज प्रसाद था, जो राज दरबार था, उसके सजावट में, उसकी सुरक्षा में, अनेक प्रकार के कर्मचारियों के वेतन में, रखरखाव में बहुत सारे खर्चों की आवश्यकता होती थी, आय की आवश्यकता होती थी और वह खर्चे कर के माध्यम से जनता से वसूला जाता था। और उस खर्चे को जो आम जनता, जिसकी दयनीय स्थिति थी, टैक्स कर देने में वो सक्षम नहीं होते थे, अतः उनका भरपूर शोषण करते हुए उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसका प्रयोग राजा जो है अपने शान शौकत और ऐश्वर्य भरे जिंदगी में व्यतीत करने में लगाता था, जो बहुत बड़ा कारण फ्रांसीसी क्रांति का बना। नेक्स्ट पॉइंट में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्ति को अपना कोई विशेष स्वतंत्रता नहीं था। व्यक्ति राजा के प्रकोप और अन्य द्वितीय स्टेट्स की अगर बात करें, कुलीन वर्गों, सामंतों के अधीन जो भी व्यक्ति होते थे, उनकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण उनका जीवन जो है जीना दुष्कर हो गया था। अतः उनके अंदर भी अविश्वास की कमी हो गई थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, उच्च वर्गों के लिए विशेष अधिकार। जैसा कि आपको बताया गया कि द्वितीय वर्ग, द्वितीय स्टेट्स के जो भी लोग थे, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया कि कर देने में भी छूट था। राज्य द्वारा लगाए गए किसी भी कर का वहन करना सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट्स के ही ऊपर थोपा गया। बाकी ऊपर के दो स्टेट्स, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को किसी भी कर से वंचित रखा गया या उसको कर देने का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। यानी उच्च वर्गों के लिए विशेष अधिकार मिलने की वजह से जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके अंदर विशेष असंतोष फ्रांसीसी क्रांति का भी कारण है। इसके अलावा भी अभी अन्य कार्यों में वैचारिक और आर्थिक कारण अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।